हेलो साथियों, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो फिर से होने वाली है। जी हाँ, आपको पता होगा कि अभी ही कई जगह ये वीडियोस बिल्कुल वायरल थे, बिल्कुल आम थे कि भाई सरकार ने फिर से वैकेंसीज निकाली हैं और बहुत जल्दी इनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। लेकिन वो जब आएंगे तब की बात है। परंतु युद्ध लड़ने से पहले युद्ध का अभ्यास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युद्ध का अभ्यास जितना होगा आप युद्ध में उतना ही कम अपना रक्त बहाएंगे। जी हाँ, यही एक पुरानी कहावत है कि यदि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो सफलता 100% आपको मिलने वाली है। वैसे भी अभी एक आदेश आया कि अब एक सर्टेन टाइम से पहले भर्ती हुए शिक्षकों का फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ, उन्हें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, उन्हें 3 चांस मिलेंगे और उसमें उन्हें अपना पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो उसमें भी इंग्लिश बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी। और इसके लिए वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 जो कि आने वाले समय में वैकेंसीज बहुत सारी निकलेंगी, उनके लिए सिलेक्शन नाम पर आपको मिलेगा एक बेहतरीन बैच। जी हाँ, बहुत ज्यादा बेहतरीन बैच और बिल्कुल निःशुल्क, आपको कोई उसके पैसे नहीं देने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिलेक्शन नाम पर बने रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो अभी जिनके पेपर आने वाले हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आज रामनवमी के इस शुभ दिन पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग एक प्रैक्टिस पेपर अब अपने अल्टरनेट डे पर सॉर्ट आउट किया करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड जितनी ट्रिक्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं, वो हम आपको क्लियर करेंगे। और बाकी हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो उस क्वेश्चन में आ रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, अगर आपको उन्हें डिटेल में सीखना है, उन्हें डिटेल में समझना है, तो आपको सिलेक्शन नाम पर बने रहना होगा और सिलेक्शन नाम की ग्रामेटिकली क्लास या जो भी क्लास उससे रिलेटेड है उन्हें देखना पड़ेगा। तो बस चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हुए हम ये समझेंगे कि इन्हें किस तरीके से हम पेपर में सॉल्व कर पाएंगे और अपने नंबरों को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन क्या है वो आपको 100% हमारी ग्रामर क्लास में मिल जाएगी। अभी बहुत जल्द ही प्रीपोजिशन का एक वीडियो आपको मिलने वाला है, तो उसमें हम आपको प्रीपोजिशन इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको उसके बाद प्रीपोजिशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, द हॉर्स जंप द वेल। अब यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, जी हां, मोशन शो करता है, गति करता है, तो उस समय हम केवल इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। इनटू का अर्थ होता है ऊपर से नीचे या बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे या बाहर से अंदर, उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहां पर हमें इनटू भरना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, ऊपर से नीचे, बाहर से अंदर, उसके लिए इनटू का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद है द पेशेंट डाइड कॉलरा। अब हमेशा ध्यान रखें कि भाई जो पेशेंट है उसकी मृत्यु कॉलरा से हो गई, कॉलरा नामक बीमारी से हो गई। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि किसी बीमारी से मरता है तो हमेशा ध्यान रखेंगे डाइट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम का या विथ का प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन आप इस बात को रखें कि यदि कोई किसी बीमारी से सफर कर रहा है, जी हाँ, क्या कर रहा है? सफर कर रहा है, अर्थात पीड़ित है, तो फिर सफर के साथ हमेशा हमें फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम अपने छोटे मतलब जब हम लोग स्कूल में थे, एप्लीकेशन लिखते थे, तो हम हमेशा बोलते थे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। जी हाँ, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम आएगा। तो अगर आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो फ्रॉम, और यदि मृत्यु हो चुकी है तो डाई ऑफ, हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया ना कि बहुत बहुत मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ा भी देंगे, सिखा भी देंगे और आपको शिक्षक बना भी देंगे। ठीक, चलिए, तो शी बॉट अ पेन 10 रुपीज। अब हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम खरीदारी करते हैं और मूल्य की जानकारी हमें देना होती है तो केवल एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो है फॉर। जी हाँ, शी बॉट अ पेन
फॉर 10 रुपीज। जी हाँ, हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी खरीदारी करते हैं और हमें उसका मूल्य बताना होता है कि भाई मैंने इतने में ये खरीदा, तो हमेशा फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का। हमेशा ध्यान रखें। Which one of the following words can be made plural by adding a suffix en? तो इसके लिए आपको हमारी नाउन एंड नंबर्स की क्लास देखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप सिलेक्शन नाम पर जाएंगे तो आपको नाउन, नाउन एंड नंबर और नाउन एंड केसेस की 3 अलग अलग वीडियोस दिखेंगी। नाउन एक अकेला एक तरह से देखा जाए पूरा का पूरा एक अकेला टॉपिक नहीं होता, उसके साथ 2 टॉपिक और जुड़े रहते हैं, नाउन, नाउन एंड केसेस, नाउन एंड नंबर्स। तो उसकी पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो विद प्रैक्टिस आपको चैनल पर मिल जाएगी। ध्यान रखें, इस वीडियो के साथ हम उसे मेंशन कर देंगे। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स en। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये केवल ऑक्सन हो सकता है। जी हां, जो ऑक्स है उसका प्लूरल es ना लगाकर en लगाकर बनाया जाता है, अर्थात ऑक्सन हो जाएगा। बाकी फॉक्सेस, बॉक्सेस और टैक्सेस जो हैं उनमें es लगेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए यहां पर क्या शब्द आएगा जिससे सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर 1 डे लीव। अब यहां पर प्रिंसिपल है, ठीक है, आप छुट्टी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब वो आपके सीनियर अधिकारी हैं, और इसी वजह से आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो हम हमेशा यूज करते हैं मे का। किसका यूज करते हैं? मे का। मे आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर 1 डे लीव। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हमें परमिशन लेनी है तो हम हमेशा मे से परमिशन लेते हैं, हमें कैन से परमिशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए ये आपको वर्ब की क्लास में पता चलेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें अगर कैन का आप यूज कर रहे हैं तो कैन हमें कैपेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? कैपेबिलिटी बताता है, अर्थात हमारी क्षमता को बताता है। अब कैन आई स्पीक टू द प्रिंसिपल, क्या मैं बात कर सकता हूं? तो भाई आपको ही पता होगा आप बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये तो क्षमता वाली बात है। जैसे आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, तो ये तो क्षमता वाली बात हो गई ना। तो अगर आप बोलो क्या मैं बोल सकता हूं, अरे भाई आपको पता होगा आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, वो आपकी क्षमता की बात है। लेकिन यहां पर बात है परमिशन लेने की, इसलिए परमिशन हमेशा शुड से, हमेशा मे से लेनी चाहिए। किससे लेनी चाहिए? मे से। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन सर, है ना। कैन आई कम इन कहना हमेशा गलत होता है, क्योंकि उससे आप अपनी क्षमता के बारे में बताते हो। अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन कल्चर में कैन सही होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोगों को ब्रिटिश इंग्लिश पढ़नी होती है, पेपर हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं, और उसमें मे का यूज परमिशन के लिए सही न, कैन का यूज परमिशन के लिए सही नहीं माना जाता है, मे का यूज ही परमिशन के लिए सही होता है। बाकी कुछ जगह कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कहां कर सकते हैं उसके लिए आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना होगा, जो आपको बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर 1 डे लीव, तो मे आई स्पीक, तो क्या आ जाएगा यहां पर? मे आई स्पीक। हमेशा आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब भाई करेक्ट स्पेलिंग, तो इसके लिए तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप स्पेलिंग सही कर सकते हैं। वैसे क्योंकि आपका पेपर जो होता है जिस लेवल का होता है उसमें बहुत टफ स्पेलिंग नहीं आती है, इसी वजह से हम बहुत इजी वे में इसे कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमें बी वाली कंटिन्यूअस स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही दिख रही है, दूसरी बाकी तीनों गलत है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड। तो भाई जो इटल है ना, इटलाइज्ड वर्ड, और हमने ऐसे ग्रीन भी कर दिया है, जो वर्ड आपको दिख रहा है इसे आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, जो भी इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो नमिता वोर अ डार्क ग्रीन साड़ी ऑन हर वेडिंग। तो भाई नमिता ने अपनी शादी पर एक डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। तो अब ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर यदि हम देखें तो साड़ी एक नाउन है, ठीक है, और हमेशा नाउन की विशेषता एडजेक्टिव भी बता सकता है, ना कि प्रोनाउन, ना कोई दूसरा नाउन, ना कि एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब नाउन की विशेषता नहीं बताता। इसलिए आप ध्यान रखेंगे
कि भाई यहां पर सही आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे यदि हम यहां पर लिखें ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर ही जो है वो हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर सारी जो है वो एक नाउन है, और नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव के द्वारा बताई जाती है, एडवर्ब के द्वारा नहीं बताई जाती। इसे आप ध्यान रखें। ठीक, चलिए उसके बाद है फिर नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, द हायर यू गो हार्डर यू फॉल। तो भाई जितना ऊंचे जाओगे उतनी ही ज्यादा तेजी से गिरोगे। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखें कि यदि कभी भी हमेशा कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज लगातार करते हो, क्या करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप लगातार करते हो, जैसे यहां पर एक कंपैरेटिव हायर आई और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री हार्डर आई। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप याद रखोगे कि कभी भी लगातार दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है वाक्य को एक समान बनाने के लिए, एक लेवल पे बताने के लिए, तो हमेशा दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का। द हायर यू गो द हार्डर यू फॉल, तो भाई जितने ऊंचे जाओगे उतनी तेजी से गिरोगे। जैसे अगर हम एक सेंटेंस आपको यहां पे बनाएं, द मोर शी गेट्स the more she wants। ठीक है, तो देखिए द मोर, जितना ज्यादा उसे मिलता है उसकी इच्छा उतनी ज्यादा होती रहती है। तो हमने सेंटेंस को बराबरी करने के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा तो हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको इतने पेपर करवाने वाले हैं कि पेपर में ही हम आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट द अपोजिट्स ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द विंडो पेन इज ट्रांसपेरेंट, तो अब अपोजिट है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये आपसे एंटोनिम पूछ रहा है। अपोजिट मतलब एंटोनिम वर्ड्स, तो अपोजिट पूछा है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें, पारदर्शी जैसे हम बोलते हैं। अब जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने देखा कि भाई सॉलिड तो नहीं होगा पारदर्शी का। उसके बाद ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो अपोजिट तो यही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ओपेक हो गया। बाकी ट्रांसल्यूसेंट का मतलब धुंधला होता है और फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है। जी हाँ, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, ट्रांसल्यूसेंट मतलब धुंधला, सॉलिड का मतलब कठोर, तो ओपेक इसका सही वर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल, तो भाई उसका जो एटीट्यूड है, जो स्वभाव है, वो बड़ा ही हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो मित्रतावत ना हो, मतलब दुश्मनी वाला हो, जो आपको पसंद ना करे, ठीक है, आपके फेवर में ना हो। तो ऐसे समय हम ध्यान रखेंगे हॉस्टाइल के लिए काइंड का मतलब विनम्र तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दुश्मनी वाली बात है, और दुश्मनी का उल्टा अपोजिट हमेशा होगा दोस्ती, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली। तो काइंड का मतलब विनम्र है, ह्यूमन का मतलब दयालु है, और हेल्पफुल का मतलब मददगार है। तो दोस्ती और दुश्मनी, दुश्मनी और दोस्ती, ऐसे आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और वोकैब अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, आपको खुद करनी है, किसी की करवानी है, तो बिल्कुल वोकैब का भंडार आपको मिलेगा। कहां पर, सिलेक्शन नाम पर। बस आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि सिनोनिम से लेकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर और आपकी इडियम एंड फ्रेजेस से लेकर सारी की सारी वोकैब आपको एक जगह मिलेगी। कहां पर, वो है सिलेक्शन धाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद अब आया पैसेज। अब पैसेज जो है ना, ये कई लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात रखता है। अब उसका कारण क्या है, तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर पेपर में इसलिए दिया जाता है कि आपकी कलेक्ट करने की कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी जल्दी कलेक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कितनी जल्दी जज कर सकते हो, उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप उनके लिए सही आंसर दे सकते हो। ठीक है, और आप अगर अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं, आप अच्छे टीचर बनेंगे, तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप सारी जो भी आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं उन्हें पढ़ के आप उनमें से मेन फैक्ट्स सॉर्ट आउट कर सकें। तो इसके लिए पैसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर पेपर में दिया जाता है।
अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना, स्कूल में हमें बताया जाता था कि बेटा पहले पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ लो, है ना, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाओ। तो उससे ये होगा कि 2 बार आप रीड कर चुके होगे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएं तो वापस पैसेज पे आओ और उन्हें रीड करते हुए राइट करते जाओ। लेकिन अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल में हमारे पास टाइम ज्यादा होता था, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें और भी सब्जेक्ट करने होते हैं। तो कम समय में कैसे कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से अपन सॉर्ट आउट करें, उसके लिए सबसे पहली जो आदत आपको डालनी है वो ये है कि जब भी कभी पैसेज आप पढ़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। जी हाँ, क्वेश्चन पढ़ लें। अब उसका क्या कारण है क्वेश्चन पढ़ लें? तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे आपको किसी शहर में ले जाके ऑफिसर बोले कि मुझे एक लड़के को ढूंढना है और कृपया आप जाइए, लड़कों को पकड़ पकड़ के लाइए, मैं देखूंगा और समझूंगा कि कौन सा लड़का है या नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि जितने भी लड़के आपको मिलेंगे आप उन्हें पकड़ेंगे, अपने ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे सर ये है, बोलेगा नहीं है। ठीक है, अब इसमें तो कई दिन, कई महीने, कई साल लग सकते हैं। लेकिन यदि वो ऑफिसर आपसे ये बोल दे कि भाई लड़का जो है वो इतनी हाइट का है, उसने ऐसे कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वो ऐसा दिखता है, ठीक, तो आप ऐसे किसी लड़के को पकड़ के लाइए। तो अब आप बताइए कि पहली वाली कंडीशन इजी थी या दूसरी वाली कंडीशन इजी है? बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यदि आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए तो आपको पूरे पैसेज में ये पता होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं और मुझे किस पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन में जो शब्द आ रहे हैं उन पे अपने आप ही डाइवर्ट होंगे, फोकस हो जाएंगे। तो बस इसलिए क्वेश्चन पढ़ना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो अटेंशन टू द कर्टसीज ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इज शोन बाय, ठीक है, तो यहां पे बोल रहे हैं कर्टसीज। जी हाँ, अटेंशन, कर्टसीज, कर्टसीज का मतलब होता है शिष्टाचार। जी हाँ, कर्टसी का अर्थ होता है शिष्टाचार और वो बहुवचन में शिष्टाचार को कर्टसीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो कर्टसीज पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट्स, तो भाई यूज ऑफ प्लीज एंड इंडिकेट, ठीक है, तो प्लीज और थैंक यू क्या बताते हैं आपको? प्लीज और थैंक यू, तो हमें ध्यान रखना है प्लीज और थैंक यू के ऊपर। उसके बाद फिर सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंश्योर, तो भाई सही समय पर सही बात कहना क्या बताता है? ठीक है, उसके बाद एन एक्ट ऑफ इनवाइटिंग समवन बिकम्स डिसकर्टियस इफ, अगर किसी को हम बुलाएं और उसे बुलाना है ना अशिष्टाचार माना जाए या फिर डिसरिस्पेक्टफुल माना जाए, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन पता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, एक आध और देखें, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस, नहीं ये देखा जाएगा, लेकिन पहले हम कोट मतलब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस पे लिटिल अटेंशन टू द कर्टसीज, ठीक है, आया वर्ड। हाउ ऑफन डू वी से प्लीज व्हेन वी वांट समथिंग और थैंक यू व्हेन वी गेट इट? प्लीज एंड थैंक यू आर द नेसेसिटीज ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन। ठीक, तो यहां पर वो बता रहा है कि भाई हमें मोस्ट ऑफ अस जो है वो बहुत ना के बराबर ध्यान देते हैं शिष्टाचार पर। जैसे हाउ ऑफन डू वी से प्लीज, हम कितने अक्सर बोलते हैं प्लीज किसी चीज को लेने से पहले और किसी चीज को मिलने के बाद थैंक यू कितना बोलते हैं? ठीक है, उसके बाद प्लीज एंड थैंक यू आर द नेसेसिटी ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन विच वी प्रेफर टू इग्नोर, तो भाई प्लीज और थैंक यू कहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बातचीत के लिए जिसे हम अक्सर कर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कर्टसीज आर नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ गुड ब्रिंगिंग बट ऑल्सो गुड मैनर, तो भाई हमारी जो परवरिश है उसके बारे में भी और जो हमारे मैनर्स हैं, हमारे तौर तरीके, उनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर मोर जस्ट देन सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। देखिए मिला क्वेश्चन, देखिए मिला क्वेश्चन, राइट थिंग राइट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। वी आर सपोज टू नो वॉट वी आर डूइंग, वी शुड ऑल्सो इंश्योर, ठीक है, that our inefficiency and ignorance does not hurt even intentionally। तो देखो ignorance हमसे पूछा गया, ignorant का ignorance, तो यहां पर वो वाला क्वेश्चन भी है intentionally। एग्जाम्पल, if we want to invite someone we do not know, अगर हम किसी ऐसे को बुलाते हैं जो हमें परिचित नहीं है, we may invite him formally through written invitation, तो हम उसे पत्र लिखकर बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं कार्ड भेजकर, और थ्रू टेलीफोन पर्सनली, और हम उसे कॉल कर सकते हैं उसका नंबर लेके। बट गेटिंग इट डन बाय
बाय एन असिस्टेंट इज एन एक्ट ऑफ डिस्कर्टी। लेकिन अगर हम उसे अपने किसी असिस्टेंट से बुलवाएं कि भाई सर ने आपको इनवाइट करने के लिए बोला है, तो ये डिस्कर्टी होगा। सामने वाला सोचेगा कि बताओ इतने बड़े व्यक्ति हैं कि अपने असिस्टेंट से फोन कर रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं है कि मुझे खुद फोन कर सके, अगर खुद फोन करते तो मैं जाता। तो अब सोचिए कि डिस्कर्टी मतलब जो शिष्टाचार है वो कैसे अशिष्टाचार में बदल गया, सिर्फ ये पॉइंट यहां पर बताया है। अब देखिए हमने जितने क्वेश्चन पढ़े थे वो सब मिले। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अटेंशन टू द courtesies ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इज शोन बाय बीइंग वेरी लाउड, हर्टिंग समवन। अब यहां पर है अटेंशन टू द courtesies ऑर्डिनरी लाइफ। तो ऑर्डिनरी लाइफ की शिष्टाचार कैसे बताए जा सकते हैं? यूजिंग वर्ड लाइक प्लीज एंड थैंक यू। देखो मिला ना, देखिए यही मिल गया, प्लीज, यूजिंग वर्ड प्लीज एंड थैंक यू। हमें वापस नहीं जाना पड़ा, अदरवाइज क्या होता, आप 2 बार पढ़ते और उसके बाद फिर वापस जाते। ऐसा नहीं है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। जिस कॉन्फिडेंस से हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल हमारे साथ वैसे ही सीख जाएंगे। ठीक, उसके बाद यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट। तो भाई प्लीज और थैंक यू क्या हमें बताता है? तो हमने आपको बताया था गुड ब्रिंगिंग एंड गुड मैनर। जी हाँ, हमारी परवरिश और हमारे तौर तरीके। ठीक है, देखिए एक ही बार में आंसर आए, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 बार इसे पढ़ लेते हैं, अभी तो एक ही बार पढ़ा, तो 100% है आपका कुछ भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए saying the right thing at the right time ensure that। अब देखिए say the right thing और right time क्या बताता है? तो भाई ये बताता है कि हम अच्छे शिष्टाचारी व्यक्ति हैं, तो it is called we are courteous। ठीक है, an act of inviting someone becomes discourteous। अगर हम किसी को बुलाएं तो वो कैसे अशिष्टाचार में बदल सकता है ना, बदतमीजी में बदल सकता है। तो if we get done by an assistant, तो जब हम किसी को असिस्टेंट के द्वारा बुलाएं तब बदलेगा। बाकी we are polite, टेलीफोन, पर्सनली, सेंड रिटर्न इन्विटेशन नहीं। तो ये है कि जब ये शिष्टाचार की जगह अशिष्टाचार या बदतमीजी में बदल जाएगा यदि हम किसी को अपने असिस्टेंट के थ्रू बुलवाएं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज। ठीक है, तो इग्नोरेंस का मतलब होता है एक तरह से किसी पे ध्यान न देना। ठीक है, इग्नोरेंस। ठीक, और यहां पर इग्नोरेंट उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। जी हाँ, जिसे जानकारी नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अज्ञानी इग्नोरेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब अभी हमने आपको बताया था, ऐसा शब्द, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे इग्नोरेंट बोलते हैं। जैसे रवि इज एन इग्नोरेंट। तो रवि कैसा है? भाई रवि बड़ा ही अज्ञानी है, उसे कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ रवि की हमने विशेषता बता दी है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। जी हाँ, वो एक्चुअली एक कॉल आ गया, मोबाइल बजा, तो हमने उसे साइलेंट करने के लिए हमें यहां से जाना पड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17-20। इन क्वेश्चन देयर मे बी an error if any of the portion of the sentence, if there is no error choose no error option, find out the error। तो इसमें बोला गया है कि कहीं ना कहीं ग्रामर से संबंधित कोई ना कोई गलती है। अगर आपको गलती दिखती है तो उस पर टिक कीजिए, और नहीं दिखती है तो लास्ट वाला ऑप्शन है नो एरर, मतलब सब कुछ सही है, उसके बारे में बताइए। तो यहां पर जो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो है द नर्स मेड द बेबी स्लीप। तो भाई नर्स ने बच्चे को सुला दिया है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे द नर्स के बाद V2 लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब कोई सी भी आ सकती है। इससे हमें पता चला पास्ट है। द बेबी मेड द बेबी स्लीप। ठीक है, तो भाई मेक ऐसी वर्ड है जो अपने बाद V1 का प्रयोग ले सकती है ऑब्जेक्ट के बाद। इसी वजह से ये बिल्कुल नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेक ऐसी वर्ड है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, V1 लेती है। तो इसलिए ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये सही होगी, मेड द बेबी स्लीप। ओके, उसके बाद है द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब ध्यान रखेंगे कि ये स्मेल जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये है एक वर्ब, और स्मेल का मतलब होता है सुगंध आना, सूंघना। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। अब जो स्मेल है ये कहलाते हैं कॉपुला वर्ब। क्या कहलाते हैं? कॉपुला वर्ब।
अब कॉपुला वर्ब क्या होते हैं, ठीक है, तो बस इनके लिए आपको हमारे फुल वीडियोस देखने पड़ेंगे जिनमें हम ये सारी बातें बहुत बहुत ज्यादा बारीकी से बताते हैं। इसलिए बैच को हम बताते हैं 0 से प्रो। जी हाँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी अब सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन धाम पर पढ़ते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कॉपुला वर्ब अर्थात ऐसी वर्ब जो हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं, एडजेक्टिव। तो अगर आपको नहीं पता है तो भाई कॉपुला वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपने बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करती हैं, जबकि वर्ब की विशेषता बताने का काम होता है एडवर्ब का। किसका काम होता है, एडवर्ब का। वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की विशेषता, कार्य की विशेषता, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसकी विशेषता बताई जाती है एडवर्ब के द्वारा। लेकिन कॉपुला वर्ब ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद हमेशा एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं, इन्हें ध्यान रखें। इसलिए स्मेल स्वीटली, अब एलवाई लग गया तो ये तो हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब तो हमें लगाना नहीं है क्योंकि स्मेल जो वर्ड है वो कॉपुला वर्ब है, हमेशा अपने बाद क्या लेगी, एडजेक्टिव लेगी। और यदि स्वीटली का एडजेक्टिव आपको बनाना है तो एडजेक्टिव हो जाएगा स्वीट। जी हाँ, तो द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। जी हाँ, फूलों की सुगंध कैसी है, बड़ी अच्छी है। तो यहां पर स्वीटली की जगह स्वीट हो गया क्योंकि कॉपुला वर्ब हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, एडवर्ब नहीं लेती हैं। वो कौन कौन सी कॉपुला वर्ब हैं तो ये सब आपको सिलेक्शन धाम के वीडियोस में पता चलेगा। बस आपको करना क्या है, ज्वाइन कीजिए सिलेक्शन धाम, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए इंग्लिश में आप वाकई में 0 से प्रो अर्थात बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक, अर्थात कहां, फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे। जी हां, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, ना कि स्वीटली, क्योंकि स्मेल एक कॉपुला वर्ब है। कैसी वर्ब है, कॉपुला। और कॉपुला वर्ब की पूरी लिस्ट हम आपको वीडियो में डाल देंगे। जब भी आप जुड़े तो जब भी वर्ब का टॉपिक होगा या एडजेक्टिव का टॉपिक होगा उसमें कॉपुला वर्ब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कीट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट। अब ध्यान रखेंगे कि भाई जॉन कीट्स जो हैं वो बहुत सारे महान कवियों में से, राइटर्स में से, काव्य शास्त्रियों में से एक हैं। तो हमेशा ध्यान रखें यदि वन ऑफ द का प्रयोग किया जा रहा है, किसका प्रयोग किया जा रहा है, वन ऑफ द का, तो वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा, जी हां, जो भी नाउन आएगा वो हमेशा बहुवचन में आएगा। किस में आएगा, बहुवचन में। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बैग्स, वन ऑफ द बॉयज। तो ऐसे ही शब्द हमेशा वन ऑफ द के बाद आते हैं जो प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें यहां पे वन ऑफ द पोएट्स हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे गलती आ गई है हमारी सी में। किस में आ गई है, सी में। यहां पर भी गलती हमारी सी में ही आ गई थी, ठीक। चलिए उसके बाद आई सो एन वन आइड, ठीक है, तो मैंने एक आंख, मतलब एक तरह से एक आंख व्यक्ति वाला बोल रहा है, तो आई सो एन वन आइड, तो मैंने भाई एक आंख वाला व्यक्ति देखा है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे जब भी वन आ रहा है तो उसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। आई सो अ वन आइड, ठीक है, तो भाई मैंने वन आइड, तो ए लगाएंगे। उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि देखिए हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि जब भी ए, ई, आई, ओ और यू आते हैं तो इन्हें बोलते हैं स्वर अर्थात वॉवल। और वॉवल से जब भी कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द या नाउन शुरू होता है तो उसके पहले हमें एन लगाना होता है। तो इस हिसाब से ओ से स्टार्ट हो रहा था, एन सही था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखें कि वॉवल जो हैं, स्वर जो हैं, है ना, इनकी जो ध्वनि है, जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रहा है, उससे हमें ए या एन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बात बता दें कि आप में से जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें आपको जो नाउन की ध्वनि है वो अ, आ, ई, उ, ऊ और ए और आई से आपको साउंड मिल जाए, जी हां, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि अ, आ, ई, उ, ऊ और ए, आई से यदि आपको साउंड मिलता है तो आप ध्यान रखें वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ना कि
केवल इन शब्दों को देखकर। जी हाँ, ये शब्द जो है वो है तो वॉवेल लेकिन ध्वनि नहीं देते हैं वॉवेल की तरह। जैसे यहां पर वन है तो वन हम लिखते हैं वन इस तरीके से, ठीक है। तो वन ए एन कभी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि किससे आनी चाहिए, या तो अ छोटे आ से, बड़े आ से, ई से, ई से, ऊ से, ऊ से, या फिर ए और आई से, इनसे ही अगर ध्वनि आएगी तो फिर हम एन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार स्कूल में करते थे एम एल ए, ठीक है, तो हमेशा एन लगाते थे। अब आप ध्यान रखेंगे कि एम जो है वो वॉवेल तो नहीं है, लेकिन अगर आप एम एल ए को देखें तो ये इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो एम एल ए, और एम एल ए की वजह से इसकी ध्वनि की शुरुआत ए से हो रही है, एम एल ए, इसलिए यहां पर एन लगा दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको वॉवेल्स या स्वर दिखाई दे रहे हैं तो उनका साउंड भी स्वर जैसा हो। स्वर का साउंड हमेशा इन हिंदी के 8 वर्णों से आता है, इन्हें हमेशा ध्यान रखें, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे कि कहां पे ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, ठीक है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बता दी, तो बस आप इसे ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इररिवोकेबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इररिवोकेबल, वो पूछना है इररिवोकेबल का क्या अर्थ है। तो इररिवोकेबल का मतलब है अटल, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर विच कैन बी अल्टर, जिसे बदला जा सकता है, नहीं, अल्टर का मतलब बदला होता है, तो भाई ये तो नहीं होगा। उसके बाद रिवर्सिबल, जो पलट सकता है, एक से दूसरी, दूसरी से पहली में आ सकता है, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इररिकवरेबल, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा है इररिवर्सिबल, जी हाँ, जिसे बदला नहीं जा सकता वही हो गया इररिवर्सिबल, तो इसलिए हो गया ये इररिवर्सिबल। उसके बाद है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची वर्ड, और पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके लिए रिडिकुलस है। रिडिकुलस का मतलब है भद्दा, बेकार, ठीक है। रिडिकुलस तो लव तो प्यार है, अच्छा है। अफेक्शन का मतलब अट्रैक्शन है, प्यार है, ठीक है। जेलस जो है वो है जलन, लेकिन एक वर्ड है एब्सर्ड। जी हाँ, एब्सर्ड का मतलब भी भद्दा, गंदा ही होता है। तो रिडिकुलस और एब्सर्ड सिनोनिम है। बस यदि आपको वोकैब अपनी अच्छी करनी है, और देखिए आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपके लिए कनेक्टिंग लैंग्वेज है, अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरे के विचारों को समझने के लिए एक बढ़िया बड़ी लैंग्वेज है, जो विश्व में हर देश में बोली जाती है। तो उसके लिए अगर आपको बोलना है इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको उसके मीनिंग, उसकी वोकैब आपको याद होनी चाहिए, और इसके लिए सिलेक्शन नाम पर आपको वोकैब का भंडार भर मिल जाएगा। डेली 20 सीरीज हम लोग चलाते हैं, जिसमें आप 20 नए वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। तो बस पहुंचिए और देखिए कि कितने सारी वोकैब हमने आपके लिए इकट्ठी कर रखी है, ठीक है। तो यहां हो गया एब्सर्ड, इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चूज करेक्ट प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। तो भाई यहां पर प्रोनाउन भरना है सही। तो आई एम वाइजर देन, ठीक है। तो आई एम वाइजर देन हिम, आई एम वाइजर देन हिमसेल्फ, आई एम वाइजर देन ही, और आई एम वाइजर देन हिज, ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री से तुलना हो रही है, क्या हो रही है, तुलना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से तुलना होगी तो पीछे आएगा देन, बोलते ना आई एम स्मार्टर देन यू, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, यदि देन आ रहा है तो देन के बाद हम क्या लगाएंगे, ये हमेशा डिसाइड होगा देन के पहले क्या आ रहा है, ठीक है। तो देन के पहले आ रहा है आई, ठीक। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में 2 केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, ठीक। तो सब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके लिए क्या करें, तो यहां पर हम सब्जेक्ट के लिए अगर देखें तो जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं इट है, ठीक है, या फिर दे है। ये सब कहलाते हैं सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इनसे ही हम वाक्य की शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर आई से हुआ है, ठीक है, तो वाक्य में शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होगी, ठीक है, सब्जेक्टिव केस से होगी, और सब्जेक्टिव केस के बाद आती है वर्ब, जैसे यहां पर आ गई एम, ठीक है। और वर्ब के बाद यदि आप किसी केस का प्रयोग करेंगे तो वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई अगर वर्ब के बाद पीछे आएगा वाक्य में तो मी कहलाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू दोनों भाग में यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा,
ठीक है, और शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि देन शब्द आ रहा है तो देन के पहले यदि सब्जेक्टिव केस लग रहा है, क्या लग रहा है? सब्जेक्टिव केस, तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, यही नियम होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, यहां पर हम देन देखेंगे, देन के पहले कौन सा कोई जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो केवल आई दिख रहा है और तो कोई नाउन या प्रोनाउन वहां पर आ नहीं रहा है, तो इसलिए देन के पहले आई है, इसलिए देन के बाद अब हिम नहीं हो सकता, क्योंकि हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हो जाएगा आई एम वाइजर देन ही, मैं उससे ज्यादा क्या हूं? अकलमंद हूं, बुद्धिमान हूं, जैसे कि हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये सब गलत करते हैं। हमेशा हर कोई बोलता है यू आर वाइजर देन हिम या आई एम वाइजर देन हर, हमेशा ऐसे बोलेंगे, नहीं, गलत है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे यदि सब्जेक्ट से तुलना हो रही है तो हमेशा देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही आएगा, अगर ऑब्जेक्ट होता तो फिर आता ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये आपको सब मिल जाएंगे एडजेक्टिव में जब हम आपको डिग्री पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कंबाइन द गिवन टू सेंटेंस चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो अब दोनों सेंटेंस को, ये फुल स्टॉप जो आपको दिख रहा है, इससे हटाकर हमें दोनों सेंटेंस को एक करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आई वॉज एनोयड आई केप्ट क्वाइट, तो भाई मैं चिड़ा हुआ था, मैं गुस्सा था, ठीक है, और एनोयड परेशान था, आई केप्ट क्वाइट लेकिन मैं चुप रहा। अब कोई गुस्सा है, परेशान है तो चिल्लाएगा, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे आई वॉज एनोयड और आई केप्ट क्वाइट, तो और तो नहीं आएगा। ठीक है, और हमेशा ऑप्शन देता है राम और श्याम, ठीक है, तो ये नहीं। एंड आई वॉज एनोयड एंड आई केप्ट क्वाइट, एंड का मतलब और होता है, तो ये भी दो सेंटेंस को जोड़ता है, एक जैसा सेंटेंस को जोड़ेगा, इसलिए ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। एक में वो कारण बता रहा है, फिर भी बता रहा है कि मैं चुप रहा। उसके बाद है बिकॉज, बिकॉज बताता है कारण, आई वॉज एनॉयड बिकॉज आई केप्ट क्वाइट। अब इसका क्या मतलब हो गया कि भाई मैं नाराज था, परेशान था क्योंकि मैं चुप था। अब ये तो सही नहीं ना, लेकिन अब एक जो हमें हमारा कंजक्शन दिख रहा है, इसका नाम है स्टिल। जी हाँ, क्या नाम है? स्टिल। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जी हाँ, ये हमेशा आपको बताएगा कि किसके होने के बाद फिर भी मैंने ऐसा काम किया। तो आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, अर्थात मैं परेशान था, मैं चिढ़ा हुआ था, फिर भी मैं चुप रहा, मैं चिल्लाया नहीं। तो स्टिल यहाँ के लिए बिल्कुल सही वर्ड है, इसका मतलब होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। तो इसे आप ध्यान रखिए। तो बस जब आप प्रीपोजिशन हमसे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें चुटकियों में याद हो जाएंगी और आप बहुत अच्छे से पेपर अपना निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है चूज करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहां पर हमें करेक्ट वर्ड ऑर्डर पकड़ना है। तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्ड ऑर्डर आपको ऑलवेज से पकड़वा रहे हैं, तो जब भी कभी ऑलवेज आए तो ऑलवेज की एक विशेषता ध्यान रखें कि ऑलवेज हमेशा मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, कब किया जाता है? मुख्य क्रिया के पहले। अगर ये शुरू में आ रहा है तो सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा जब तक कि वो इन्वर्जन ना हो। तो यहां पर कोई इन्वर्जन नहीं है, आपको भी इन्वर्जन नहीं पता होंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्जन अपनी एडवर्ब वाले टॉपिक में, तो वो हम पढ़ेंगे जब एडवर्ब पढ़ेंगे। फिलहाल हमेशा ध्यान रखें कि ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, ना तो ये वाक्य के शुरू में आ सकता है ना वाक्य के बाद में आ सकता है। तो यहां पर शी स्पीक्स ऑलवेज नहीं, स्पीक पहले, मेन वर्ब पहले तो नहीं आएगा। शी स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज एंड में सही नहीं रहेगा। ऑलवेज शी स्पीक्स द ट्रूथ, ये भी गलत हो गया। तो एक ही है कि भाई मुख्य क्रिया के पहले आना चाहिए, तो बी वाला सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज मेन वर्ब के पहले ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, तो यहां पर आपको एडवर्ब ढूंढना है, तो इस पूरे सेंटेंस में आपको एडवर्ब निकालना है। तो ही तो हो गया प्रोनाउन, ठीक है, कम्स हो गई वर्ब, अब बचे अनप्रिपेयर्ड और फ्रीक्वेंटली। तो हमारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब है उसकी विशेषता बताती है हमेशा एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पर ही फ्रीक्वेंटली कम्स, वो
फ्रीक्वेंटली लगातार आता रहता है, तो आने की विशेषता है कि भाई वो लगातार आता है, तो ये फ्रीक्वेंटली वर्ड जो है वो वर्ब से जुड़ रहा है। जबकि अनप्रिपेयर्ड का मतलब होता है बिना तैयारी के। तो कौन आता है बिना तैयारी के? ही आता है। तो ही अगर ही की विशेषता बता रहा है तो इसे कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। अभी हमने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये ही की विशेषता बता रहा है कि ही कैसे आता है? अनप्रिपेयर्ड आता है। तो ही कैसा है? अनप्रिपेयर्ड है। जबकि वो लगातार आता है, तो ये ही की विशेषता नहीं है, ये आने की विशेषता है कि वो लगातार आता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली जो है वो एडवर्ब हो जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। वैसे भी ज्यादातर एलवाई लगे हुए जो शब्द होते हैं, अंत में एलवाई होता है, वो एडवर्ब भी होते हैं। इसे आप ध्यान रखें। जब कुछ समझ में ना आए तो इस ट्रिक को पकड़ लीजिए, ठीक है। बाकी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको जिस तरीके से पढ़ाएंगे आपका एक एक डाउट हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई एवरी स्टूडेंट सच इज वाज प्रेजेंट इन द क्लास। तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो यहां पर 3 एक्सेप्ट गलत हैं, क्योंकि एक ही एक्सेप्ट जो है वो सही है। इसका मतलब होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। जैसे एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सचिन वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो भाई सचिन को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट थे, तो अपवाद कौन हो गया? सचिन हो गया। तो एक्सेप्ट जो आएगा हमेशा, वो हमेशा अपवाद के लिए आएगा, EXCEPT। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग F into VES। तो इसके लिए आपको हमारा नाउन एंड नंबर वाला वीडियो देखना होगा। उसमें हमने आपको बताया कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके में F या FE को हटाकर VES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो उनमें एक वर्ड हमने आपको बताया था थीफ। जी हाँ, ये आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई ये है थीफ्स, और थीफ्स में F को हटाकर VES जोड़ा जाता है। बाकी चीफ्स, रूफ्स और गर्ल्स, इनमें केवल S जोड़ के ही प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएशन का मतलब जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, हाइलाइटर जो यूज करते हैं, वही पंक्चुएशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सही हाईलाइट, जहां सही चिन्ह लगे हुए हैं वो शब्द बताइए। तो भाई ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी का इंट्रोडक्शन देते हो, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है। यदि आप कोई भी वाक्य बोलने वाले हो जो हमेशा कोई रिस्पेक्ट है, जैसे हम बोलते थे एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, तो हम हमेशा प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाते थे। क्यों? उसका कारण था प्रिंसिपल जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड हम अपना पूरी एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि भाई हमें जो भी परमिशन, जो भी परेशानी है उसे कौन सॉर्ट आउट करेगा? प्रिंसिपल सर ही करेंगे। तो ऐसे में यहां पर मुख्य जो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है राम। जी हाँ, रामा। उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन, तो भैया राम कौन है? दशरथ जी के। तो 2 नाउन हो गए, दोनों की अलग अलग यूज आपको करना है। तो रामा द सन ऑफ दशरथ वॉज वेरी ब्रेव। तो यहां पे आपने बोला राम जो कि दशरथ के पुत्र हैं वो काफी बहादुर थे। ठीक है, तो इसलिए राम एक अलग इंट्रोडक्शन है ना। सन ऑफ दशरथ जो है वो उनकी पहचान है। इसी वजह से हमने यहां पर कॉमा का यूज किया दोनों की जगह, और बी वाला सही पंक्चुएटेड वाला वाक्य बन गया। ठीक है, उसके बाद है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम बर्निंग क्वेश्चन। तो भाई बर्निंग क्वेश्चन किसे बोलते हैं? ईडियम। ठीक है, ईडियम्स की पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी सिलेक्शन नाम पर, बस आप जाके प्लेलिस्ट में देखना। ईडियम एंड फ्रेजेस जितनी आती हैं वो सारी की सारी कवर हमने वहां पर कर रखी हैं। ठीक है, तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा विवादों में है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। तो डाइंग इशू तो होगा नहीं, रिलेवेंट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हो सकता है नॉर्मल कोई ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा मुद्दा हो जो है ही नहीं कि भाई रिलेवेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। ठीक है, एंड इररिलेवेंट इशू तो ये तो 100% नहीं होने वाला। तो वाइडली डिबेटेड इशू, जी हाँ, जिस पे हर कोई बात कर रहा है वही है। तो वाइडली डिबेटेड, हर कोई जिस पे बहसबाजी कर रहा है वही कहलाएगा बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे
प्रैक्टिस सेट जो हमने आज लगाया, ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने आपको जिस तरीके से बताएं प्रैक्टिस सेट में आप पेपर में वैसे ही सॉर्ट आउट करके आएंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। बस आप सिलेक्शन धाम पर बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। तो चलिए फिर रामनवमी के दिन, इस शुभ दिन पे हमने ये क्लास स्टार्ट की है, तो आपको हम देते हैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई मेहनत करने के साथ तपस्या के बाद ही व्यक्ति महान बनता है। जैसे जब वनवास के लिए निकले थे तो केवल राम हुआ करते थे, जब वनवास काटकर अपना युद्ध जीत कर आए तो भगवान राम कहलाए। तो बस यही तपस्या है आपकी कि आप मेहनत कीजिए और विजयी होकर लौटिए, तभी आप सही में अपनी क्षमता निर्धारित कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।